जब मार्केट में बड़े बड़े क्रैशेस आए हैं तो बहुत छोटी छोटी कंपनियां जिनके कोई ऑनर नहीं थे या फिर ऑनर थे उन्होंने फ्रॉडलेंट किए, तो सबसे बड़ी जो होता है कि कंपनी फ्रॉड होती है। किसके ऊपर पैसा लगा रहे हैं आप? कंपनी के ऊपर पैसा लगा रहे हैं ना। शेयर ऐसा नहीं है कि शेयर कोई आपने रोड पे जाके कुछ सब्जी खरीद रहे हैं, ये शेयर है, इन्वेस्टमेंट है आपका। और पहले आप देखेंगे तो सेबी ने एक अलर्ट जारी किया है किस पे, एसएमई स्टॉक्स पे। तो गवर्नमेंट जो सेबी है उसने अलर्ट जारी किया कि इनके स्टॉक्स के प्राइसेस बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट हो रहे हैं। तो ये गाइडलाइन है, अगर सेबी की तरफ से गाइडलाइन आ रही है तो यू नीड टू चेक इट आउट। तो आपको, लेकिन उसके लिए मैं अपनी रिस्क हमेशा मैनेज करके चलूँ 10% की, हाँ 10% से ज़्यादा मैं इसमें लूज नहीं करूँगा, ताकि मैं नया ट्रेड ले पाऊँ। अगर उसी ट्रेड में मेरी सारी कैपिटल वाइप आउट हो गई तो मैं नया ट्रेड ही नहीं लेने के लायक रहूँगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है अगर हम ट्रेडर हैं तो। और अब देखो, रिस्क मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात है। हमने बचपन से कहानी सुनी कि सारे अंडे एक बास्केट पे नहीं रखने चाहिए, तो वो यहाँ पर भी फैक्ट है कि हम सारा पैसा एक शेयर में या दो शेयर में नहीं डाल दें। हमको हमारा पैसा डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट की जब भी बात आती है तो रिस्क जो टॉपिक है, जो नेम है, वो सबसे पहले आपके दिमाग में आ जाता है, और इसको कैसे मैनेज किया जाए ये बड़ा टिपिकल हो जाता है सोचना। लेकिन चिंता मत कीजिए, आज इस वीडियो के जरिए हम इस पर बहुत खुलकर डिस्कशन करने वाले हैं, और स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स के जरिए हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपना रिस्क मैनेज कर सकते हैं। और इसी के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट मिस्टर गौरव शर्मा सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब भी स्टॉक मार्केट की हम बात करते हैं तो स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो बेसिक जो नॉलेज है रिस्क की, वो मैं जानना चाहूंगी कि कौन से ऐसे रिस्क होते हैं जो स्टॉक मार्केट में कदम रखने से पहले पता होने चाहिए। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्टॉक मार्केट, अगर मैं आज की जनरेशन नहीं, अगर थोड़े से पहले चला जाता हूं तो हमारे फोरफादर्स या फादर, वो तो इतना डरते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से, उनको लगता है कि शेयर मार्केट मतलब सट्टा बजा रहे हैं, तो यहाँ पर पैसा डाला वो तो डूबेगा ही डूबेगा। तो इसके पीछे रीजन है क्योंकि इससे पहले भी बहुत टाइम जब मार्केट में बड़े बड़े क्रैशेस आए हैं तो बहुत छोटी छोटी कंपनियां जिनके कोई ऑनर नहीं थे या फिर ऑनर थे उन्होंने फ्रॉडलेंट किए, तो सबसे बड़ी जो होता है कि कंपनी फ्रॉड होती है। तो सबसे बड़ा मेजर रिस्क जो लोगों को लगता है कि हाँ ऐसी कंपनी में ना डाल दूँ जिसमें वो उसका प्रमोटर फ्रॉड निकल जाए और वो शायद मेरा पूरा पैसा ही डूब जाए। तो जब भी कोई सबसे पहला एंट्री करता है तो उसको सबसे पहला ध्यान होना चाहिए कोई प्रमोटर अच्छा होना चाहिए। तो सबसे बड़ा रिस्क जो होता है वो प्रमोटर चोर ना निकल जाए, ये जो मेरे को लगता है कि सबसे मेजर कंसर्न होता है। तो इसलिए जब हम मार्केट पे एंटर करते हैं तो पहली चीज़ तो हमें ये देखनी चाहिए कि ये कंपनी कौन चला रहा है। मतलब आपका कहना है कि होमवर्क पूरा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। नहीं, आप किसके ऊपर पैसा लगा रहे हैं? आप कंपनी के ऊपर पैसा लगा रहे हैं ना। शेयर ऐसा नहीं है कि शेयर कोई आपने रोड पे जाके कुछ सब्जी खरीद रहे हैं, ये शेयर है, इन्वेस्टमेंट है आपका। और इन्वेस्टमेंट किसने? बिजनेस में कर रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो बिजनेस चला रहा है, जो कंपनी को चला रहा है वो कौन है, उसका पता होना सबसे पहला जरूरी है। क्योंकि सबसे बड़ा रिस्क जो आता है वो फ्रॉड केसेस का आता है, जहाँ पर रिलायबिलिटी कम होती है। तो हम ये कोशिश करते हैं, अगर एज एन मैथ देखता हूँ, अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मैं सबसे पहले कोशिश करता हूँ कि कंपनी में प्रमोटर कौन है और उन्हें अपनी हिस्सेदारी घटाई तो नहीं है। तो ये सबसे बड़ा एक कंसर्न आता है कि अगर हम कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो, क्योंकि अगर आज मैं एज ए खुद बिजनेसमैन हूँ तो मेरे को मेरी कंपनी के बारे में सबसे पहले मालूम होगा कि अगर मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ या फिर मेरी कंपनी कुछ गड़बड़ कर रही है तो मेरे को आइडिया रहेगा, तो सबसे पहले मैं भागूंगा या फिर मैं सबसे पहला पैसा डालूंगा। तो दोनों चीजें कंडीशन में, अगर प्रमोटर अपनी होल्डिंग घटा रहे हैं तो वो एक कंसर्न इशू है, वो रिस्क फैक्टर है वहाँ पर। और अगर प्रमोटर अपना डेफिनेटली अगर प्रमोटर स्टेक बढ़ा रहे हैं तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो इसके अलावा जो बड़ा सवाल एक और है कि इन्वेस्टमेंट जो पॉलिसीज होती है उसको इन्वेस्टर कैसे मिटिगेट करे, क्या इसके टर्म्स होते हैं कि इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज को किस तरह से वो आंकलन करें? देखो, वैसे सेबी आपको डिफरेंट वे पे अलर्ट जारी करता है। जैसे अभी 2 दिन पहले आप देखेंगे तो सेबी ने एक अलर्ट जारी किया है किस पे, एसएमई स्टॉक्स पे। तो गवर्नमेंट जो सेबी है उसने अलर्ट जारी किया कि इनके स्टॉक्स के प्राइसेस बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट हो रहे हैं। तो ये गाइडलाइन है, अगर सेबी की तरफ से गाइडलाइन आ रही है तो यू नीड टू चेक इट आउट। तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा हमको। सेबी ने जब ये गाइडलाइन इशू करी है उसके बाद में आप देखेंगे आज के दिन तकरीबन एसएमई जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली आज। तकरीबन 12, 15, 20% स्टॉक्स के प्राइस गिर गए जो एसएमई सेक्टर के स्टॉक्स थे। तो हमको ये ध्यान रखना जरूरी है कि
सेबी जो गाइडलाइन इशू कर रहा है, पॉलिसी इशू कर रहा है, उसको हम लोग रेगुलर चेक करें और देखें हाँ कहीं पे कंसर्न, अगर रेड फ्लैग या कंसर्न इशू हो रहे हैं तो उनको हमको देखना पड़ेगा। जी श्योर। तो आपने सुना साफ साफ कि आपको अलर्ट रहना होगा और सेबी जो भी आपके लिए एडवाइजरी जारी करता है उसको फॉलो अप लेते रहना होगा। एग्जैक्टली। और इसके अलावा सर स्टॉप लॉस जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं। अच्छा, स्टॉप लॉस जैसे हम इक्विटी में जैसे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर एज ए मैं इन्वेस्टर हूँ, मैंने अगर व्यू पॉइंट है मेरा 2 साल का 3 साल का, ऐसा मैंने करके अगर इन्वेस्ट किया है तो डेफिनेटली मेरे को उनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर जैसे कंपनीज के रिजल्ट्स आते हैं वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टॉप लॉस तो मतलब जो ट्रेडर होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं अगर ट्रेड कर रहा हूँ, इंट्राडे कर रहा हूँ या एज एन स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ, तो व्हेनेवर आई टेक ट्रेड, तो मेरे लिए स्टॉप लॉस तभी वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मेरे को ये वाले जो पर्टिकुलर ट्रेड है इससे मेरे को 10% से ज़्यादा लॉस नहीं लेना है। क्योंकि जैसे मैंने अगर मेरी कैपिटल है 1 लाख कैपिटल है, उसमें मैंने 10 हज़ार के 10 ट्रेड लिए हैं, तो मेरा एक ट्रेड में अगर मैं 10% का लॉस लेता हूँ तो डेफिनेटली वो मेरे लिए उतना बड़ा नहीं होगा। लेकिन अगर वहीं पे अगर मैंने वो 50% चला गया तो वो बड़ा लॉस होगा। इसलिए कभी भी हो तो एक जितना मेरी रिस्क कैपेसिटी उस हिसाब से मैं 10% 15% का ही स्टॉप लॉस रखूँ कि भाई हाँ ये ट्रेड मैंने ले लिया, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये 30% 40% मेरे को प्रॉफिट देना चाहिए, तो लेकिन उसके लिए मैं अपनी रिस्क हमेशा मैनेज करके चलूँ। 10% की, हाँ 10% से ज़्यादा मैं इसमें लूज नहीं करूँगा ताकि मैं नया ट्रेड ले पाऊँ। अगर उसी ट्रेड में मेरी सारी कैपिटल वाइप आउट हो गई तो मैं नया ट्रेड ही नहीं लेने के लायक रहूँगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है अगर हम ट्रेडर हैं तो, और अगर हम इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म व्यू है, तो उसमें हमको क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसको चेक करना बहुत जरूरी है। कहीं पे परफॉर्मेंस खराब आ रहा है तो फिर हमको उसमें से एग्जिट भी करना जरूरी है। तो इसका आपका कहने का सार यही है कि आपको हर टाइम चौकन्ना रहना जरूरी है बहुत ज्यादा। मार्केट अलर्ट लोगों के लिए ही है, मार्केट सोने वाले लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये क्योंकि इसमें ये दुनिया में लोग बोलते हैं कि मेरा जॉब डायनेमिक है, मैं मार्केटिंग में हूँ, मैं सेल्स में हूँ। ये ऐसा फील्ड है जिसमें आपको ओवर डायनेमिक होना पड़ता है, क्योंकि इसमें आपको अगर आप केमिकल स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको केमिकल कंपनीज में क्या हो रहा है, यू फर्स्ट नो कि भाई चाइना तो कहीं केमिकल का कोई नया प्लांट तो नहीं लगा रहा, वो रहना बहुत जरूरी है। आपको फुल अपडेट रहना पड़ेगा। आपको हॉस्पिटल्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको हॉस्पिटल्स के बारे में मालूम होना चाहिए कि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी आ रही है। अभी जैसे प्रीवियसली कोई गवर्नमेंट ने पॉलिसी दी हॉस्पिटल्स के लिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि भाई इनकी जो चार्जेस है वो फिक्स होने चाहिए, तो वो इम्पैक्ट सीधा सीधा उनके रेवेन्यूज पे आएगा। तो यू नो एवरीथिंग कि कहाँ पर कौन सी एक्टिविटी हो रही है, उसका इम्पैक्ट किस चीज़ पे आ रहा है। तो हम लोग सिर्फ ये डिसाइड नहीं कर सकते मैंने शेयर ले लिया और छोड़ दिया, नहीं छोड़ सकते हम वो। ये हमेशा कुछ लोग बोलते हैं मैंने लॉन्ग टर्म के लिए, बट लॉन्ग टर्म फॉलो अप लेना पड़ेगा आपको डेफिनेटली। इसके अलावा अगर हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर एलोकेशन का क्या रोल होता है? देखो, रिस्क मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात है, हमने बचपन से कहानी सुनी कि सब सारे अंडे एक बास्केट में नहीं रखने चाहिए। तो वो यहाँ पर भी फैक्ट है कि हम सारा पैसा एक शेयर में या 2 शेयर में नहीं डालते, हमको हमारा पैसा डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम जैसे आज मैंने 10 कंपनीज में डाला पैसा, अपना 10 लाख रुपए था, 10 लाख को मैंने 1-1 लाख करके 10 कंपनीज में डाल दिया आज, तो हो सकता है एक कंपनी ऐसा हो कि वो आपको डूब जाए, तो वो डूब जाए। बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट करने की बजाय उसे तोड़कर अलग अलग जगह लगाना चाहिए। अगर 10 में से एक कंपनी डूब गई, मतलब कोई नीरव मोदी निकल गया और वो पैसा लेके भाग भी गया, तो भी ऐसा नहीं हुआ कि हम पूरे लॉस में हो गए। जो हमारी बाकी 9 कंपनियां हैं वो लॉस भी कवर करेंगी, हमको प्रॉफिट भी देके जाएंगी। तो इसलिए हमको हमारे जो स्टॉक्स हैं उनको डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। तो स्टॉक ट्रेडिंग में आप जैसा कि अभी आपने बताया कि हमें पैसा तोड़ कर लगाना चाहिए अलग अलग, तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमें लॉस हो जाता है, तो उन इमोशनल क्राइसिस को आप किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, वो टिप आप हमारे दर्शकों को। देखिए, लॉसेज तो होंगे मार्केट में। अगर कोई ये बोलता है कि मैं भाई सिर्फ प्रॉफिट लेके मार्केट से जाऊंगा तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम जब डाइवर्सिफाई करते हैं तो एक आध कंपनी में लॉस होता है, डेफिनेटली वो होगा ही होगा। लेकिन हम ये याद रखिए कि जब भी हम कभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उस कंपनी में मेरे को पर्टिकुलर लॉस हो रहा है, लेकिन मेरे को आगे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, तो मेरे को हमेशा वो लॉस बुक करके वो दूसरी अपॉर्चुनिटी में जंप करना चाहिए। उससे होगा क्या, वो जो कंपनी जो आपको प्रॉफिट नहीं दे पा रही है वो आगे भी नहीं देगी। तो सबसे ज़्यादा देर तक वेट नहीं करना चाहिए, फिर स्विच कर लेना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ नाम चेंज कर रहे हैं कंपनी का। हम XYZ कंपनी में थे अभी तक और हम सिर्फ नाम चेंज किया, दूसरी कंपनी ABCD में इन्वेस्ट कर रहे हैं।
सिर्फ इतना सा ही लॉजिक आपको ध्यान में रखना है, बाकी हमको डरना नहीं है। वो पैसा दूसरी कंपनी से रिटर्न आएगा। लेकिन हम अगर चेंज नहीं करेंगे तो वो सबसे बड़ा हर्डल जो जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके साथ ये होता है कि यार मैं लॉस कैसे बुक करूँ, मैं लॉस कैसे बुक करूँ। ये तो साइकोलॉजिकल बैरियर हो जाता है, क्योंकि लॉस दिखता है तो मतलब प्रॉफिट हमको तो हजम नहीं होता है, बट हमको लॉस दिखता है और दिखते हम बोलते हैं यार ये तो कैसे भी करके कॉस्ट पे आ जाए और मैं निकल जाऊँ। वी ऑलवेज वेट की कॉस्ट का वेट करते हैं, बट नहीं वेट करना है हमको। शायद और लॉस देने वाली कंपनी और लॉस दे सकती है, जो स्टॉक प्रॉफिट देने वाली कंपनी है वो और प्रॉफिट दे सकती है। तो वी हैव टू चेंज, कहीं ना कहीं वो पॉइंट ऑफ व्यू पे चेंज करना जरूरी है, क्योंकि मैंने डिसाइड किया 10% से ज़्यादा मैं लॉस नहीं लूँगा, तो मेरे को वहाँ से साइकोलॉजिकली मेरे को थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा और मेरे को हाँ मेरा लॉस हिट हो गया, ओके आई एग्जिट और आई विल टेक। एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं तो प्रॉफिट होने के साथ साथ लॉस के लिए भी आपको अपने आप को माइंडसेट रखना होगा, तैयार रखना होगा। प्लस रिस्क मैनेजमेंट और मिटिगेशन आप कैसे कर सकते हैं उसकी बेहद ही बारीकी से आपको गौरव सर ने सारी ट्रिक्स एंड बता दी हैं सब कुछ, कि आप किस तरह से रिस्क को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बहुत अच्छे से आपने समझाया हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। और इसी तरह से स्टॉक मार्केट की सारी जानकारियाँ, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉप लॉस से जो भी आप मैनेज करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इसके लिए आप ऑप्शन ट्रेडिंग सिग्नल चैनल के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। बाकी ऐसे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।